नमस्कार दोस्तों। 2022 के अंदर एक बहुत अच्छी मूवी आई थी रॉकेटरी। ये रॉकेटरी मूवी इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण जी की जीवनी के ऊपर बेस्ड थी और अभी तक मेरे द्वारा देखी गई सबसे अच्छी मूवियों में से एक है। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है और आप एक अच्छी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आप काफी कुछ सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल से ये मूवी देख सकते हो। इस मूवी के अंदर इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण का रोल प्ले किया है आर माधवन द्वारा। बहुत अच्छा रोल प्ले इन्होंने किया है। अब बात करूं इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण के बारे में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं इसरो के, जिन्होंने लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक फ्यूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन आज भी जो जीएसएलवी है और पीएसएलवी रॉकेट है, इन दोनों रॉकेट के अंदर लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। और लिक्विड फ्यूल को जलाने के लिए जिस इंजन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है विकास इंजन। और यह विकास इंजन बनाया था नंबी नारायण द्वारा। इतने अच्छे साइंटिस्ट के ऊपर 1994 के अंदर एक फर्जी केस लगा दिया गया और कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इनके ऊपर फर्जी केस लगाया गया था कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसे लिए हैं और इसरो के कुछ सीक्रेट ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं, जिसके बाद इन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लोगों ने इन्हें बॉयकॉट किया, इनकी वाइफ को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जबकि इन्होंने इस देश को काफ़ी कुछ दिया है। मतलब नासा से इन्हें ऑफर था, इन्हें नासा बुला रहा था, बट उसके बावजूद ये नासा नहीं गए। इनको था कि इंडिया को मेरे को सर्व करना है, इस कारण से ये इसरो के अंदर ही कंटिन्यू रहे और इसरो के अंदर ही इन्होंने काम करके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपने दिए, जो कंट्रीब्यूशन आज भी इसरो को आगे बढ़ने में काफी मदद कर रहे हैं। बट इतने बेहतरीन साइंटिस्ट के ऊपर एक फर्जी केस लगाया गया 1994 के अंदर, जिसके बाद में उस साइंटिस्ट को काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की कहानी कोई भविष्य में नया साइंटिस्ट सुनेगा तो ऑब्वियसली वो कभी भी साइंटिस्ट इंडिया के अंदर बनना नहीं चाहेगा। वो मोटिवेट कैसे होगा भारत में साइंटिस्ट बनने के लिए? ऐसी कंडीशन में इस तरीके के केस भविष्य के अंदर ना हो, इसलिए इन केसेस को बहुत सीरियसली लेना आवश्यक है। इस कारण से 1994 के नंबी नारायण केस को सीबीआई को दिया गया था 1996 में, और 1996 में ही सीबीआई ने इस केस को बेसलेस घोषित कर दिया था। बट उसके बावजूद भी केरला गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसरो साइंटिस्ट श्री नंबी नारायण जी को बेगुनाह घोषित किया था। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी कि किन लोगों ने नंबी नारायण जी को इस केस के अंदर फंसाने का प्रयास किया है, जिसके बाद रिसेंटली सीबीआई द्वारा इस केस के अंदर 5 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इन के अंदर 2 डीजीपी ऑफिसर हैं और 3 रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि नंबी नारायण हकीकत में थे कौन, इनके द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए गए, सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, इनके अंदर अंतर क्या होता है। साथ में सवाल ये भी उठता है कि इस केस के अंदर आगे क्या चीजें होने वाली है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर सबसे अच्छे क्वालिटी के कोर्स में पढ़ाने वाले हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सी सेट, ऐसे राइटिंग, जीएस टेस्ट, 360 डिग्री करंट अफेयर्स, 1-on-1 मेंटरशिप, ये सब कुछ दी जाएगी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रिलायबल है, जैसे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। इवन ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से कई सारे टॉपर्स निकले हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो बच्चे मैंने यहाँ पर दिखाए हैं ये बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के बच्चे, कोई केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए बच्चे नहीं है। अगर आप लोग को यूपी पीएससी की तैयारी भी करना है तो भी आप प्रयागराज वाले हमारे सेंटर के ऊपर जाकर बिल्कुल से इनरोल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं श्री नंबी नारायण के बारे में। देखो, श्री नंबी नारायण इसरो साइंटिस्ट रहे हैं जिनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1941 के दिन। त्रावणकोर के अंदर इनका जन्म हुआ था। उस समय पर इंडिया आजाद नहीं हुआ था, उस समय पर इंडिया ब्रिटिश इंडिया था। और इनकी उम्र आज देखें तो लगभग 82 वर्ष की उम्र अभी देखने को मिलती है। आज के समय पर जिस रीजन के अंदर इनका जन्म हुआ था उस रीजन को हम कहेंगे कन्याकुमारी, तमिलनाडु। 1966 के अंदर नंबी नारायण जी ने इसरो ज्वाइन किया था और उसके बाद में कई सारी और स्पेशलिटी हासिल की थी।
इस समय पर इसरो जो था उसके अंदर सॉलिड फ्यूल का काफी ज्यादा प्रचलन था, लिक्विड फ्यूल के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए नहीं थे। अब हम लोगों को आवश्यकता थी लिक्विड फ्यूल की। अब लिक्विड फ्यूल की क्यों आवश्यकता थी, उस चीज को समझने के लिए समझो कि सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में अंतर क्या होता है। देखो सॉलिड फ्यूल जो होता है ना, आपने सुना होगा बारूद, इसके अंदर क्या होता है, धमाका होता है। मतलब आपने एक बार जलाया तो फ्यूल पूरी तरीके से खत्म ही होगा, आप इसे कंट्रोल्ड मैनर में नहीं जला सकते। इसी कारण से आप बारूद को अपनी गाड़ी में यूज नहीं करते, क्योंकि कंट्रोल्ड इग्निशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता। बट सॉलिड फ्यूल की खास बात क्या है कि ये एक अच्छा थ्रस्ट दे देता है। जैसे बॉम्ब आप देखते हो तो बॉम्ब के अंदर हम बारूद यूज करते हैं, तो अचानक से एक बड़ा धमाका होने के कारण शुरुआत में अच्छा थ्रस्ट क्रिएट करने में सॉलिड फ्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी कंडीशन में कुछ प्रकार के सॉलिड फ्यूल होते हैं, जैसे हम लोग सॉलिड फ्यूल के अंदर सॉलिड अल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग करते हैं। ये सॉलिड फ्यूल हमारे रॉकेट में यूज होता है, और रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में जाता है। अब अंतरिक्ष के अंदर इस सॉलिड फ्यूल को जलाने के लिए कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, ऐसी कंडीशन में कोई ऑक्सीजनेटर की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीडाइजर के रूप में यहां पर अमोनियम पर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बट यहां पर अब आप समझना कि सॉलिड फ्यूल की जो समस्या मैंने बताई कि ये जो सॉलिड फ्यूल है, ये सॉलिड फ्यूल धमाके से यूज होता है, धमाका करता है, पर एक बार अगर जला तो पूरी तरीके से ये जल ही जाएगा। मतलब इसे आप कंट्रोल्ड मैनर में यूज नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में सॉलिड फ्यूल के द्वारा बने हुए रॉकेट बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाते, ये लोअर हाइट तक देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोगों को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर पोलर ऑर्बिट पे पहुंचना है तो उसके लिए सॉलिड फ्यूल बहुत कारगर साबित नहीं होगा। हम लोगों को चाहिए एक ऐसा फ्यूल जिसको हम थोड़ा जलाएं, ये ऊपर तक जाए रॉकेट, फिर वापस जलाएं, फिर ऊपर तक जाए, फिर वापस जलाएं, फिर ऊपर तक जाए, फिर वापस जलाएं, फिर ऊपर तक जाए। मतलब कंट्रोल्ड मैनर में फ्यूल जले, इस तरीके का फ्यूल हम लोगों को जरूरी होता है हाइट पे जाने के लिए। सॉलिड फ्यूल की जरूरत होती है इस जगह पे, रॉकेट को ऊपर आसमान में उठाने के लिए। इसी कारण से आप देखोगे पीएसएलवी, जीएसएलवी, सबकी जो पहली स्टेज होती है सबसे नीचे वाली, ये होती है सॉलिड स्टेज, क्योंकि ये थर्स्ट प्रोवाइड करती है। फिर अगली स्टेज आपको लिक्विड दिखाई देगी। पीएसएलवी के अंदर फिर अगली सॉलिड है और फिर लिक्विड है। जीएसएलवी के अंदर पहली सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक है। अब इसरो के पास में उस समय पर सॉलिड फ्यूल में अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सॉलिड फ्यूल के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट किए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा भी काफी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किए गए थे। बट हम लोगों को अब जरूरत थी अपने मिशंस के लिए लिक्विड फ्यूल की। ऐसी कंडीशन में लिक्विड फ्यूल का दारोमदार उस समय पर उठाया था श्री नंबी नारायण द्वारा, और इन्होंने ही लिक्विड फ्यूल के अंदर भारत के विकास इंजन को डेवलप किया था। यही विकास इंजन आज के समय पर जो लिक्विड फ्यूल यूज होते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी, उस लिक्विड फ्यूल को जलाने के अंदर यूज आता है। मतलब अगर पीएसएलवी की आप लिक्विड स्टेज देखो और जीएसएलवी की भी जो लिक्विड स्टेज देखो, उसके अंदर आपको विकास इंजन का प्रयोग देखने को मिलेगा। विकास इंजन को डेवलप करने के बाद, लिक्विड फ्यूल के अंदर भारत में डेवलपमेंट करने के बाद, ये क्रायोजेनिक डिवीजन के चीफ बने थे। और इसी समय पर 1994 के अंदर इनके खिलाफ एक केस हुआ, जिस केस के अंदर इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट, इसरो के सीक्रेट डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को बेचने का प्रयास किया है। आप क्लियरली इन न्यूज आर्टिकल के अंदर इस बात को देख सकते हो। अब हुआ कुछ ऐसा था, अक्टूबर 1994 के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर केरला पुलिस ने एक मालदीवियन नेशनल रशीदा को पकड़ा था, और रशीदा के पास में इसरो के रॉकेट के कुछ सीक्रेट ड्राइंग देखने को मिली थी, जो रशीदा पाकिस्तान को देती शायद। और इस चीज के अंदर आरोप लगा नंबी नारायण जी, जो कि उस समय के डायरेक्टर थे क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के इसरो के, वहीं डेप्यूटी डायरेक्टर्स डी शशि कुमारन और फोसिया हसन के ऊपर, और साथ में एक और मालदीवियन फ्रेंड थी रशीदा की, उनके ऊपर। और उसके बाद ये केस 1996 के अंदर एक अलग रुख लेता है। 1996 के अंदर सीबीआई के पास में जब ये केस जाता है तो सीबीआई कहती है कि ये केस बेसलेस है। पर आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे कोई केस होता है तो कितना लंबा चलता है, ये केस काफी लंबा चला। और 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा
नंबी नारायण जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उन्हें लगभग 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया था। आज के समय पर यह लगभग 67 लाख माना जा रहा है, क्योंकि 80,000 यूएस डॉलर के आसपास का ये कंपनसेशन था। वहीं केरला गवर्नमेंट ने भी इनको 1.3 करोड़, जो 2023 के अंदर आते आते लगभग 1.7 करोड़ का कंपनसेशन जो है वो दिया है। अब इस कंपनसेशन के साथ में यह भी किया गया कि इस केस के अंदर जो श्री नंबी नारायण जी थे उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और जो लोगों ने इन्हें केस के अंदर फंसाया था उनके ऊपर केस करने की बात की, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की, जिसके बाद में सीबीआई को यहाँ का दारोमदार दिया गया। और सीबीआई ने रिसेंटली चार्जशीट फाइल की है 5 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर इस फ्रॉड केस को बनाने की, जिसके अंदर ये सारी धाराएं लगी हैं। हालांकि ये सारी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि कौन से नंबर पे कौन सी धाराएं हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को नंबी नारायण जी के जीवन के बारे में देखने को मिली, और आज भी नंबी नारायण जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भारत के अंदर। कई सारे युद्ध को बढ़ावा देके साइंस की फील्ड के अंदर, स्पेस की फील्ड के अंदर, आप कई बार इन्हें कई सारे न्यूज़ चैनल के अंदर या कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर बिल्कुल से देखोगे। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।